द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 1071 से लेकर 1080 तक। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1071। जब मंडप स्वामी आया तो दिल्ली ठंडी हो चुकी थी। बस झाओ शुओ की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे वहां से ले जाने के लिए कह रही थी। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद उसके दिल की अधीरता ने नियमों के डर को अब भी हरा दिया था। जू यी ने झाओ शुओ को गिरा दिया, घूम गया और खतरनाक स्थिति में भाग गया। यह एक ऐसा दिन था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। शक्तिशाली राक्षसों का सामना करते हुए वह अधिक से अधिक केवल एक व्यक्ति को ही बचा सकता है। अगर तुम मुझे बचाना चाहो तो भी हम जीजियांगे लौटने के बाद मर जाएंगे। अगर तुम उसे बचाना चाहो तो सिर्फ मैं ही मरूंगा और तुम्हें झाओ शुओ के आदेशों की अवज्ञा करने के लिए माफ कर दिया जाएगा। यह एक बहुत स्पष्ट तथ्य है। जू यी बिना ज्यादा सोचे लड़की की बात का मतलब समझ सकता था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह सिर्फ लड़की को बचाने के लिए वापस आया। लड़की ने उसके चेहरे को सहलाया। उन लंबे भाषणों के बारे में बात करने का समय नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जीवित देखना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो। अगर मेरे पास कोई आइडिया नहीं होगा तो मैं तुमसे रोज बात नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। मैं नहीं जानता कि उस समय अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करूं। अंत में उसने लड़की की बात मान ली और तलवार चलाने वाले को बचाने का फैसला किया जो कीचड़ में था, जैसा कि लड़की ने कहा था। क्योंकि तलवार चलाने वाले ने उसे बोलने में मदद की, वह सजा से बच गया। यद्यपि यह अपरिहार्य है कि झाओ शुओ बाद में उसे निशाना बनाएगा, ये हानिरहित है। बात बस इतनी है कि आखिरकार उसने कुछ खो दिया, कुछ ऐसा जिसे दिलचस्प कहा जा सकता है, कुछ ऐसा जिसे वह एक बार अनुभव करने के बाद कभी नहीं भूलेगा। ये दुनिया अचानक फिर से बेहद उबाऊ हो गई है। हवा अपना तापमान खो देती है, फूल अपनी सुगंध खो देते हैं, आकाश ने अपना नीलापन खो दिया। भगवान! जू यी मंडप मास्टर के सामने रुक गया। वह बाय लियान और जियो जिनसे से बात करने की जल्दी में नहीं था। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन पहले अन्य मामलों को निपटाने के लिए ये काफी था। बाय लियान कुछ पूछना चाहता था, लेकिन जू यी और मंडप मास्टर के बीच दमनकारी माहौल को महसूस करने के बाद उसने अस्थायी रूप से इस योजना को छोड़ दिया। मैं पहले चारों ओर देख लूंगा। उसने उत्तेजित द्वितीय कनिष्ठ बहन को गले लगाया और फिर अपनी चेतना को फैलाकर पूरी यूनशान पर्वत श्रृंखला को साफ कर दिया, ताकि किसी भी बाह्यग्रही राक्षस को जाल से बचकर भागने से रोका जा सके। अलौकिक दिव्य राक्षस तो नहीं मिले, लेकिन बाय लियान को कुछ और ही मिला। यंगझोउ के पास का समुद्री क्षेत्र उदास काली धुंध से भरा हुआ है, और ये धुंध एक स्थान पर उलझी हुई है, जिससे एक भयानक भंवर बन गया है। जैसे ही रक्तकुंड से बाहर निकलते हुए अलौकिक दानव और काले राक्षस एक के बाद एक समाप्त हो गए, ऐसा लगा कि भंवर अपना समर्थन खो बैठा और अत्यंत धीमी गति से विघटित हो गया। बाय लियान ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि यदि गति अपरिवर्तित रही तो यंगझोउ 3 दिनों में सामान्य हो जाएगा। ये कहना होगा कि यह अच्छी खबर है। अभी भी वह इसी चिंता में थी कि इन अजीब चीजों से कैसे छुटकारा पाया जाए। वह जोर से फूंक मारने के अलावा कोई और अच्छा तरीका नहीं सोच सकी। आखिरकार उन अमर साधकों की तुलना में जिनकी ताकत उससे बहुत अलग नहीं है, वह सिर्फ एक गांव की लड़की है जिसे कम अनुभव है। हम थोड़ी देर में यहां से निकल जाएंगे। बाय लियान मुस्कुराए और दूसरी जूनियर बहन से कहा कि मृत्यु संकट से बाहर निकलने के बाद वह अच्छे मूड में थी। जियो जिनसे ने सिर हिलाया। वह अभी भी सोच रही थी कि जू यी ने जो कहा उसका क्या मतलब था, लेकिन वह सीनियर सिस्टर बाय के साथ अगली सैर के लिए उत्सुक थी। क्या आप धूप सेंकने के लिए समुद्र तट पर जाना चाहते हैं, या बर्फीले पहाड़ों में स्कीइंग करना चाहते हैं, या यांगेजी नदी के दक्षिण में घूमना चाहते हैं? जियो जिनसे एक ऐसे छात्र की तरह है जिसने अंततः अंतिम परीक्षा समाप्त कर ली है और छुट्टी से पहले शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले अंतिम भाषण का इंतजार कर रहा है। वहां पर जिजियान मंडप के मंडप मास्टर ने जवाब दिया। उसके पसीने से तर चेहरे पर एक बहुत ही बनावटी मुस्कान उभर आई। जूई, यदि तुम समय पर नहीं पहुंचते तो जिजियान मंडप उस अलौकिक राक्षस द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। राक्षस की शक्ति अद्वितीय है। संप्रदाय की अंतिम अग्नि को बचाए रखने के लिए हमें अपने क्रोध का निरोध करना होगा। जूई, आपके पास जीजियांगे के पुनर्निर्माण की कृपा है। ये दुख की बात है कि यद्यपि शैतान मर चुका है, परंतु वे शिष्य जो तलवार धोने के कुंड में फेंक दिए गए थे, अब कभी वापस नहीं आएंगे। अफसोस। एक आह की आवाज आई।
एक क्षण में ही फर्श पर फैली प्रशंसा अलौकिक राक्षसों के विरुद्ध गुस्से भरे आरोप में बदल गई। खांसी खांसी खांसी। जू यी ने अचानक अपना मुंह ढक लिया और जोर से खांसने लगा। जब वह उसे ले गया तो वह खून से लथपथ हो चुका था। उसने खून को खत्म करने के लिए अपना सिर हिलाया और कमजोर आवाज में कहा, मैं सब कुछ जानता हूं। जैसे ही आवाज निकली, उसकी हथेली से एक धुंधली सफेद रोशनी निकली। जिन लोगों को अभी तक तलवार धोने वाले कुंड में नहीं डाला गया था, उन पर लगे प्रतिबंध एक एक करके हटा दिए गए। लेकिन क्योंकि पिछला उत्पीड़न अचानक हुआ था, इसलिए वे कुछ समय तक सामान्य स्थिति में नहीं लौट सके। ये देखकर मंडप स्वामी ने जल्दी से कहा, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। हालांकि हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ज़िज़ियान मंडप निश्चित रूप से और अधिक गौरव प्राप्त करेगा। जू यी अविचलित रही और चुपचाप मंडप मास्टर को देखती रही। मंडप मास्टर के मुंह का कोना फड़क उठा और उसने जल्दी से फिर से भावनात्मक कार्ड खेला। जब मैं इन बचाए गए युवा शिष्यों को देखता हूं, तो मुझे डीकन मिंग बिंगलू की याद आती है। अगर वह अभी भी जीवित होती, तो वह आपकी ऐसी उपलब्धियों और परोपकारिता को देखकर बहुत खुश होती। डीकन मिंग वह डीकन है जो जूबुई को वापस ज़िज़ियांगे लाया था। वह जल्दी चली गई। जू यी ने ज़िज़ियांगे के कब्रिस्तान की ओर देखा, जहां रोशनी मंद थी। शायद यह अच्छी बात है। मैं ये कैसे कहूं? कैबिनेट मास्टर ने वापस पूछा। जू यी ने अपनी नजरें फिरा ली। आखिरकार उसकी ताकत थोड़ी कमजोर है। अगर वह इस समय जिंदा है, तो शायद उसे भी उन शिष्यों की तरह तुम तलवार धोने वाले कुंड में फेंक दोगे। तलवार धोने वाले कुंड में जाते ही उसका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाएंगे। पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रहेगी। मंडप स्वामी ने जूई को घूरकर देखा, जिसके चेहरे पर शांत भाव था। एक लंबे समय के बाद वह अजीब तरह से हंसा। जूई, क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? जूई ने अपना सिर हिलाया। कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने बस कह दिया, मुझे सब पता है। मुझे कुछ भी न करने के लिए मजबूर किया गया। परग्रही राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो सब मर जाएंगे। हाँ हाँ, कोई और खड़ा हो गया। इस बार जूई ने सिर भी नहीं घुमाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मन बना लिया हो। अंधेरी रात में तलवार की एक चमक के साथ जो भी सहमत होता, उसे काटकर नष्ट कर दिया जाता। धमाका। इस अचानक हत्या से वह व्यक्ति जो अभी अभी खड़ा हुआ था, लंगड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। आप। मंडप स्वामी कांप उठा। जू यी ने धीरे से कहा, हैनिंग शहर छोड़ने के बाद मैं अपने लिए सुंदर पहाड़ों और नदियों वाला एक कब्रिस्तान ढूंढना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं चल रहा था, मुझे घने कोहरे का सामना करना पड़ा, इतना घना कि मैं अपनी उंगलियां नहीं देख पा रहा था। वह उस कोहरे में अपना रास्ता भूल गया। वह कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। तो ऐसा ही हो, वह जहां भी गिरेगा, वहीं उसकी कब्र होगी। लेकिन जू यी को आश्चर्य हुआ। उसने अपने टूटे हुए शरीर को 1 घंटे, 1 दिन, 1 महीने तक घसीटा। यह अविश्वसनीय है। उस समय उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए, उनकी मृत्यु कुछ ही घंटों में हो सकती थी। मुझे बाद में पता चला कि यह तियानिज़ुम की पद्धति थी। स्वर्गीय आदरणीय बाय लियान सहित वहां उपस्थित सभी लोग आंखें फाड़कर देखते रहे। जू यी ने गंदे तलवार धोने वाले कुंड की ओर इशारा किया। पवित्र आत्मा धोने वाला तलवार कुंड उस वरिष्ठ द्वारा छोड़ी गई विरासत है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1072। क्या उसके दिल में सदमे ने डर को खत्म कर दिया और मंडप मास्टर अचानक खड़ा हो गया, लेकिन जूई उसके सामने खड़ा था और उसने जल्दी करने की हिम्मत नहीं की। जूई ने अपनी कहानी सुनाना जारी रखा। अज्ञात समय तक चलने के बाद वह अंततः कोहरे से बाहर निकल आया। उसने उस दिव्य पूज्य को अपनी आंखों से नहीं देखा था, और उस विचित्र स्थान में जो कुछ बचा था वह केवल दिव्य इंद्रिय अग्नि की एक किरण थी जिसे किसी भी समय बुझाया जा सकता था। वहां उसने बहुत देर तक कहानी सुनी। ये कहानी पूर्वी महाद्वीप के देवताओं, परग्रही राक्षसों और अन्य स्थानों से आए अनेक अमर प्राणियों से संबंधित थी। बहुत समय पहले, जब दिव्य भावना की आग को स्पष्ट रूप से याद नहीं किया जा सकता था, उस स्थान पर एक महान युद्ध छिड़ गया जहां पूर्वी देव महाद्वीप स्थित है। एक भ्रामक किंवदंती के लिए इन अजनबियों ने लड़ाई लड़ी। ये वास्तविक देवताओं का युद्ध है। ये शक्तिशाली लोग अपने हाथ उठाकर ही किसी भी सीमा को ध्वस्त कर सकते हैं। हालांकि वह स्थान जहां पूर्वी देव महाद्वीप स्थिर है, फिर भी एक लंबी लड़ाई के बाद वह बिखर गया था। समृद्ध महाद्वीप एक उजाड़ और वीरान भूमि में बदल गया है। समय के साथ सत्ता की कुछ धारणाएं बदल गई हैं। यह ऐसे नहीं चल सकता। वे सब मिलकर सब कुछ खत्म करना चाहते हैं।
जू यी ने आह भरी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, मैं केवल इतना जानता हूं कि वे अंत में असफल रहे। बाय लियान ने पूछा, दूसरे समूह के लोगों का क्या हुआ? जू यी ने कहा, वे भी नहीं जीते। यह कोई बुरा परिणाम नहीं है। दिव्य ज्ञान की अग्नि मुझे बताती है कि यह एक ऐसी आपदा है जो कभी समाप्त नहीं होगी यदि वे जीत नहीं पाते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जू यी ने आगे कहा, दिव्य ज्ञान की अग्नि ने यह भी कहा कि तलवार धोने का तालाब उन हजारों मार्गों में से एक है जो वर्तमान दुनिया को रिक्त क्षेत्र से जोड़ते हैं। जिस किंवदंती का वे पीछा कर रहे थे वह कभी रिक्त क्षेत्र में रहती थी। बाय लियान ने पूछा, वह किंवदंती क्या है? उसने पुनर्जन्म के भगवान के बारे में सोचा। पुनर्जन्म के भगवान गायब होने के बाद कुछ स्मृति टुकड़े पीछे छोड़ गए। उन स्मृतियों में बताया गया था कि पुनर्जन्म के देवता ने एक दुखद युद्ध में भाग लिया था। क्या वह युद्ध वही हो सकता है जो जू यी ने कहा था? जू यी ने भावशून्य भाव दिखाया, मुझे नहीं पता क्योंकि प्रतीक्षा का समय बहुत लंबा है और दिव्य भावना की आग की स्मृति धुंधली हो गई है। तो फिर वह किसका इंतजार कर रहा है? किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करें जो उसकी विरासत स्वीकार कर सके। वह वरिष्ठ व्यक्ति कभी अपने गृहनगर में एक प्रसिद्ध तलवारबाज था। वह जिजियान तालाब के पास किसी ऐसे व्यक्ति के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसकी विरासत स्वीकार कर सके। फिर इतने वर्षों के बाद जिजियान मंडप में अप्रत्याशित रूप से कोई भी व्यक्ति आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। जब उसने ये कहा तो जू यी ने मंडप मास्टर की ओर देखा और उसके मुंह के कोने से उपहास जैसा भाव निकला। मंडप स्वामी ने जू यी की छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। वह अब पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूब चुका था। वास्तव में तलवार धोने वाले तालाब में स्वर्गीय आदरणीय विरासत छिपी हुई है। बस मजाक कर रहा हूं, यह एक मजाक होना चाहिए। यही तियानजुन की विरासत है। अगर उन्हें यह विरासत मिलती है तो वे ताइशुआन दाओमिन और याओची पवित्र पर्वत पर ध्यान क्यों दें? जहां तक बाह्यगृहीय राक्षसों का प्रश्न है, भले ही वे उन्हें हरा न सके, उन्हें घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि जू यी ने कहा, जीजियांग हजारों सालों से खड़ा है, लेकिन किसी को भी इसका फायदा नहीं मिला। ये बहुत अनुचित है। कैबिनेट मास्टर को इस पर विश्वास नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला। उसने जू यी की ओर इशारा किया और गालियां देना शुरू कर दिया। जू यी ने उदासीनता से कहा, शीजियान मंडप के कुलपति ने युवावस्था में ही शीजियान तालाब पाया था और शीजियान तालाब से बहने वाली दाव की आभा के माध्यम से शादी की पोशाक की कला का एहसास किया। 50 साल से भी कम समय में उन्होंने यंगझोउ में शीजियान मंडप की स्थापना की जो यंगझोउ में सबसे प्रसिद्ध संप्रदायों में से एक बन गया। हालांकि अपनी मृत्यु के दिन तक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उस विरासत के बहुत करीब थे जो पूर्वी शेंझोउ के पूरे इतिहास को बदल सकती थी, लेकिन यह सब उनके जाने के कारण हुआ। वे भटक गए और इसे खो दिया। मंडप स्वामी हिंसक रूप से हौंफने लगा और वह जू यी पर चिल्लाया, असंभव, तुमने ये सब बनाया होगा। जू यी, तुम गद्दार हो। पहले तुमने संप्रदाय के पालन पोषण की दयालुता को नजरअंदाज किया और अब तुम ऐसे झूठ का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो जिससे मेरा मन विचलित हो और मैंने जो बुराई की है उससे लोग और देवता नाराज हो जाएंगे। ये वाक्य चिल्लाने के बाद जो लोग उससे सहमत थे वे एक एक करके पीछे हट गए तथा उसके साथ एक स्पष्ट रेखा खींच दी। जो बलिदान अभी रोके गए थे वे मंडप स्वामी को ठंडी निगाहों से देख रहे थे, हालांकि उन्हें हिलने में परेशानी हो रही थी। बंदर शो देख रहे हैं, ऐसा विचार अचानक बाय लियान के मन में आया। बंदर अभी भी उछल रहा है और चारों ओर उड़ते हुए तारे उगल रहा है। अचानक अन्य बंदरों को यह दिखाई नहीं दिया, इसलिए वे आए और जीहो को एक तलवार दे दी। चुप रहो। दोनों बंदर आपस में लड़ते रहे और बंदरों का समूह पूरी तरह से अराजक हो गया। जूई द्वारा घेरे गए पिंजरे में उनमें से प्रत्येक ने अपनी जादुई शक्तियां दिखाई और मंडप स्वामी संख्या में कम था, इसलिए वह केवल जमीन पर लेटकर चिल्ला सकता था। लेकिन उसे कुछ शब्द भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, इससे पहले कि उसकी आत्मा टूट गई। किसी ने मुस्कुराते हुए मुड़कर देखा, उसका चेहरा खून से लथपथ था। जूई, यह पागल जो क्षेत्र के बाहर राक्षसों की ओर मुड़ गया और अपने शिष्यों को धोखा दिया, मर चुका है। जूई ने हल्के से सिर हिलाया। मैं मूलतः ये काम स्वयं करना चाहता था। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और उसने जो पिंजरा खींचा वह तुरंत सिकुड़ गया और पिंजरे में फंसे सभी लोग कुचलकर नष्ट हो गए। उद्धरण चिन्ह। खांसी खांसी खांसी। जूई ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। इस बार वह अंततः बाय लियान और जियो जिनसे के सामने चला गया। सम्राट बाय लियान, मुद्दे पर आने से पहले मैं एक अन्य व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। कोई बात नहीं।
वह व्यक्ति जिससे मिलना मुश्किल है वह है झाओ शुओ। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क पर झाओ शुओ गड्ढे में गिर गया। वह अभी मरा नहीं है, लेकिन उसका दांव हृदय दूसरी बार टूट गया है। वह मृत व्यक्ति से भिन्न नहीं है। जू यी नीचे बैठ गया और उसने झाओ शुओ के कंधों पर हाथ रख दिया। विरासत, ऐसा नहीं है। झाओ शुओ ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें धूसर हो गई थी और वह थोड़ा भी प्रकाश नहीं देख पाता था। क्या उसने सुना? बाय लियान ने देखा कि जूई ने अपनी तलवार उठाए और झाओ शुओ की छाती पर वार कर दिया। आधे पौने घंटे बाद शुद्ध तलवार धुलाई पुल के पास जू यी ने जलती हुई आंखों से जियो जिनसे को देखा। दरअसल मैं वो इंसान नहीं हूं जिसका सीनियर इंतजार कर रहा है। बस दिव्य इंद्रिय की अग्नि का समय खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने विरासत मेरे शरीर में डाल दी। उसने अपनी बंद दाहिनी मुट्ठी ढीली की और एक छोटी लाल तलवार उसकी हथेली में तैरने लगी। फिर उसने धीरे से तलवार जियाओ जिनसे को सौंप दी। मैंने सोचा था कि असली उत्तराधिकारी ढूंढने में मुझे काफी समय लगेगा, लेकिन मेरी किस्मत मेरी सोच से कहीं बेहतर थी। आह, ये जियो जिनसे ने उसे उठाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसने घबराहट में अपना हाथ हिलाया। यह आपकी चीज है। जू यी ने अपना सिर हिलाया। यह तुम्हारा होना चाहिए। जियो जिनसे ने फिर भी अपना सिर हिलाया। जू यी ने समझाया, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। मेरा शरीर पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका है और मैं अब इस तलवारबाजी को और सहन नहीं कर सकता। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो ये भी अपने आप तलवार धोने वाले कुंड में वापस चला जाएगा। जियो जिनसे ने बाय लियान की ओर देखा। जब बाय लियान ने सिर हिलाया तो उसने तलवार पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और तलवार की रोशनी सीधे उसके शरीर में चमक उठी। धन्यवाद। जू यी ने राहत की सांस ली। ये बहुत अच्छा है। जियाओ जिनसे शोकाकुल दिखे, क्या तुम मरने वाले हो? जू यी ने जियाओ जिनसे को घूर कर देखा और थोड़ी देर बाद वह जोर से हंसा। बिल्कुल नहीं, मैं यहीं रहूंगा। आप जिजियान मंडप की रक्षा करना चाहते हैं। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1073। नहीं, मुझे किसी का इंतजार करना होगा। मुझे नहीं पता कि वह वापस आएगी या नहीं, लेकिन मैं हमेशा इंतजार करूंगा। इस दौरान मैं बस जिजियान पवेलियन पर एक नजर डालूंगा, कहीं वे फिर से रास्ता न भटक जाएं। जियो जिनसे ने जोर से सिर हिलाया। आप उस व्यक्ति का इंतजार करेंगे जिसका आप इंतजार करना चाहते हैं। फिर आधे घंटे बाद पहाड़ से नीचे उतरते समय बाय लियान ने पीछे मुड़कर जिजियांग मंडप को देखा जो कि ध्वस्त हो चुका था। विदा के समय जूई ने उसे बताया कि अलौकिक राक्षस यहाँ इसलिए आए थे ताकि वे वास्तव में 3 लाइव्स मॉन्यूमेंट को ढूंढ सकें। बाय लियान को वे शब्द याद आ गए जो पुनर्जन्म के भगवान ने गायब होने से पहले उसके लिए छोड़े थे, और वे 3 शब्द 3 जीवन स्मारक भी थे। ऐसा लगता है कि उसे जल्द से जल्द अंतिम जीवन पश्चात गोली ढूंढने का रास्ता खोजना होगा। वरिष्ठ बहन। इस समय दूसरी जूनियर बहन की पुकार अचानक बाय लियान के कान में गूंजी। क्या गलत? वह होश में आए और उसने देखा कि दूसरी जूनियर बहन गुलाबी आड़ू के फूलों के बीच खड़ी है और आकाश में उड़ रही है, मानो कोई स्वप्न देख रही हो। पता चला कि रात में तेज हवा चल रही थी और पेड़ों पर लगे आड़ू के फूल उड़ गए। जियो जिनसे ने उनमें से एक को घुमा दिया। हिलना मत, ये कहते हुए वो चुपचाप चली गई और बाय लियान के बालों पर आड़ू के फूल लगा दिए। बाय लियान ने अपना गाल छुआ। अच्छा। लड़की के चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान खिल गई और उसकी लालिमा चुपचाप उड़ते हुए आड़ू के फूलों की तरह तैर रही थी। वरिष्ठ बहन, मुझे लगता है कि पहाड़ की चोटी पर मैंने जो तस्वीरें देखी वे भविष्य नहीं होनी चाहिए। आप क्यों कहते हो कि मैंने अभी अभी करीब से देखा और तलवार धोने वाले पूल का वातावरण जो मैंने देखा वह अभी भी वास्तविक तलवार धोने वाले पूल से कुछ अलग है। भविष्य में इसके बारे में सोचना बंद करो। बाय लियान ने जियो जिनसे के बालों को जोर से रगड़ा। लड़की खिलखिलाकर हंसी। अच्छा ऐसा है। यह नीरस रात अचानक रंगीन हो गई। तलवार धोने के पूल के बगल में जूई, जो एक आत्मा शरीर में बदल गया था, ने अपनी नाक की नोक पर आड़ू के फूल का एक टुकड़ा रखा और उसे हल्के से सूंघा। ये लड़की का पसंदीदा फूल है। सुगंध अभी भी वहां है। उसने अपना सिर उठाया और यंगझोउ में रात्रि का आकाश पुनः साफ हो गया। अध्याय 9 बाय लियान और जियाओ जिनसे की लंबी रात 5 के लंबे पहाड़ी रास्ते पर जियाओ जिनसे चलते हुए यात्रा के दृश्यों की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन बाय लियान समस्या के बारे में सोच रही थी। इस साहसिक कार्य का मूल्यांकन कैसे करें? संभवतः इसे केवल भाग्य और शरीर का मेल ही कहा जा सकता है।
बेशक उसने जिस भाग्य का उल्लेख किया वह दूसरी जूनियर बहन के नायक के भाग्य को संदर्भित करता है। तलवार धोने वाले पुल के पास जब उसे एहसास हुआ कि अलौकिक दानव में वास्तव में उसे तुरंत मारने की क्षमता थी, तो उसे एक बार संदेह हुआ कि कुत्ता प्रणाली उसे बेवकूफ बना रही है। प्रतिद्वंद्वी इतना भयानक है, आपने मुझे बताया कि मिशन जोखिम केवल 14 अंक के हल्केपन के बराबर है। कोलाहलयुक्त बाय लियान को यकीन नहीं था कि उस अलौकिक दिव्य दानव में किसी अमर मानव के बराबर ताकत है या नहीं। वह बस इतना जानती थी कि साधारण 9 क्लेशों वाला सैंक्सियन निश्चित रूप से इतना भयानक नहीं था। अगर वह लड़का उसकी प्रतिष्ठा से भयभीत न होता तो उससे मिलते ही उसका सिर उड़ जाता। यह आश्वस्त नहीं है कि मैं व्यर्थ में 20 अंक हल्कापन कुंफू नहीं देता हूं। लेकिन जूई के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उसे एहसास हुआ कि वह चीजों को बहुत सरल समझती थी। कोहरे से बाहर आने के बाद जूई खाली क्षेत्र में रह रहा है। उन्होंने दिव्य ज्ञान की अग्नि की विरासत को स्वीकार कर लिया, लेकिन वह किसी भी तरह से खाली क्षेत्र को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं खोज सके। इस समय अलौकिक दिव्य दानव आया और वह अपने जादू के साथ आया। ये जीवन की सांस के साथ रिक्त क्षेत्र को खोलने की कुंजी को संघनित करता है। इसका उद्देश्य परलोक स्मारक को खोजना है, लेकिन साथ ही यह भी पता लगाना है कि वे किस बात के लिए लड़े थे। लेकिन यह एक ऐसा कदम था जिसने जूई को रिक्त क्षेत्र छोड़ने का अवसर दिया। बाय लियान को एहसास हुआ कि भले ही वह और दूसरी छोटी बहन इस बार नहीं आई, लेकिन जूई अकेले ही रिक्त क्षेत्र में बने अलौकिक राक्षसों और आक्रोश राक्षसों को हल कर सकती है। लेकिन उसे इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद जीवन। उद्धरण चिन्ह। अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय सभी अलौकिक राक्षसों का ध्यान उस पर था, इसलिए जूई को अपनी तलवार से अलौकिक राक्षसों को भारी नुकसान पहुंचाने का अवसर मिला। बाय लियान के पास युद्ध जीतने का मौका था जब क्षेत्र के बाहर राक्षसों की ताकत बहुत कमजोर हो गई थी, और जीवित रहने का मौका पाने के लिए उसे केवल आक्रोश के दानव जूई से निपटना था। ये वास्तव में सर्वोत्तम परिणाम है। हालांकि वह बहुत डरा हुआ था, बाय लियान यह नहीं बता सका कि वह कितना खुश था जब उसने देखा कि दूसरी कनिष्ठ बहन ने अपने दिल में शिकायतों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और फिर से तियानजुन की विरासत प्राप्त कर ली। नायक की आभा जोड़ने का क्या मतलब है? बाय लियान भावुक हो गई। उन्हें कुछ उपयोगी जानकारी भी मिली, लेकिन ये सब द्वितीय कनिष्ठ बहन की बदौलत संभव हुआ। दूसरी कनिष्ठ बहन के बिना उसके लिए जीवन भर यंगझो आना असंभव होता। बाय लियान भावुक होते हुए मन ही मन इस प्रणाली की प्रशंसा करने लगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह प्रणाली चीजों को देखने में सचमुच सटीक है। मैंने तुम्हें कम आंका था। उसने सच्चे मन से माफी मांगी। उसने बहुत समय पहले ये खोज की थी कि उसके हाथ में जो कार्य प्रणाली है, उसमें भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। हालांकि यह भविष्यवाणी बहुत अस्पष्ट है, लेकिन व्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में कोई गलती नहीं की है। जब भी उसे संदेह होगा, मामले का अगला घटनाक्रम उसे इंसान होने का कड़ा सबक सिखाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह कोई षड्यंत्र नहीं है। बाय लियान ने अपने दिल में पहरा कभी नहीं छोड़ा। जैसे ही वह चली, दूसरी जूनियर बहन की पुकार उसके कानों में फिर से गूंज उठी। वरिष्ठ बहन, क्या गलत? ये समुद्र तट है। बाय लियान ने अपना सिर उठाया और उसकी नजर अंतहीन समुद्र पर पड़ी। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि आकाश में न तो कोई चमकता हुआ चांद था और न ही कोई तारा था। उसने जो देखा वह काला ज्वार था जो घना और कुछ रहस्यमय था। समुद्र का पानी कलकल कर रहा था, कभी कभी चट्टान के नीचे की खुली चट्टानों से टकरा रहा था। हर जगह सन्नाटा था। बाय लियान और जियो जिनसे के अलावा कोई और नहीं था। वे चट्टान के किनारे पर खड़े थे, अकेले बिजूका की तरह दिख रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम दुनिया के अंत पर पहुंच गए हैं। जियाओ जिनसे की हंसी ने नीरसता को तोड़ा। बाय लियान ने सिर हिलाया। क्या आप थोड़ी देर और खड़े रहना चाहेंगे? उसने पूछा। समुद्री हवा थोड़ी बर्फीली है, लेकिन जब से वह इस दुनिया में आई है, उसे ठंड की आदत हो गई है। यहाँ रात का दृश्य सुंदर तो नहीं है, लेकिन ये लोगों के दिलों में डर को बढ़ा देगा। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1074। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बगल में बैठी दूसरी छोटी बहन को देखकर बाय लियान को ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ पिघल रही हो, पानी की कलकल बह रही हो और वसंत के फूल खिल रहे हो। जियो जिनसे ने कुछ देर सोचा, उसकी भौहें अनजाने में कुछ बार कांप उठी, और फिर उसने गंभीरता से सिर हिलाया। यहाँ अच्छा नहीं है। बाय लियान ने दूसरी जूनियर बहन को घूर कर देखा। जियो जिनसे को तीखी निगाहों से कोई झटका नहीं लगा। उसने बिना किसी डर के बाय लियान को देखा। बहन, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? बाय लियान ने मीठी मुस्कान के साथ कहा,
ये बहुत साफ है, मुझे अचानक लगा कि आपकी शक्ल अभी 5वीं जूनियर बहन जैसी लग रही है। जियो जिनसे ने तुरंत इनकार कर दिया। यह असंभव है। कैसे कहें? मैं 5वीं कनिष्ठ बहन से भी बड़ी हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान वास्तव में इस वाक्य से सहमत है, विभिन्न अर्थों में दूसरी जूनियर बहन 5वीं जूनियर बहन से बड़ी है। उसने अपनी नजरें फेर ली और कहा, चूंकि यह जगह सुंदर नहीं है, तो चलो कुछ सुंदर देखें। तुम कहाँ जा रहे हो? जियो जिनसे ने बाय लियान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। बाय लियान ने कुछ देर सोचा, वह स्थान जहां से गुरु मुझे ले गए थे। वह उस स्थान का उल्लेख करती है जहां मास्टर उसे स्मारक द्वारा आकार दिए गए अतीत की दुनिया में खेलने के लिए ले गए थे। ये भी बहुत अच्छा है। जियो जिनसे ने उसके मुंह के कोने को अंधाधुंध काट लिया और वह जल्दी से शांत हो गई। चल दर। बाय लियान ने दूसरी छोटी बहन का हाथ पकड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाया, और थोड़ी देर बाद वे यंगजो से बाहर निकल गए, जो काली धुंध में लिपटा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह वहां से निकली, वह रुक गई। वह हवा में तैरती हुई मृत सागर की सतह को गौर से देख रही थी। बड़ी बहन, यहाँ की स्थिति वैसी नहीं है जैसी तब थी जब हम यहाँ आए थे। बाय लियान ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। अलग। जियो जिनसे ने अपनी चेतना बाहर निकाली। उसने शांत समुद्र की सतह के नीचे हर जगह भयंकर भावर देखे। 100 मील के दायरे में कोई समुद्री मछली नहीं थी, और समुद्र के तल पर रेत इतनी चिकनी थी मानो उसे काट दिया गया हो। यह कोई सामान्य समुद्र नहीं है। बाय लियान ने आगे देखा। कियानहुआन की सच्ची आंख की मदद से उसने काली ऊर्जा की एक असामान्य किरण पकड़ी। लेकिन उसे निराशा हुई जब उसने काली ऊर्जा को 1 दर्जन मील से अधिक दूर तक भगाया तो वह गायब हो गई, मानो वह अचानक ही कट गई हो। इस समय मिशन अचानक सामने आ गया। कार्य 1, अन्वेषण जारी रखें और कारण का पता लगाएं, पूरा होने पर पुरस्कार, काली लकड़ी का गूदा। कार्य 2, इसे ऐसे समझे जैसे आपने इसे देखा ही नहीं, पूरा होने पर इनाम, एकाग्रता जोड़े। निम्न स्तरीय लकड़ी प्रकार की अमर कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री, काली लकड़ी का गूदा, अत्यंत मूल्यवान है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वह अपने हाथों में ले सके। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद बाय लियान की भौहें ढीली पड़ गईं। रहने भी दो। व्यक्तिगत क्षमता सीमित है, वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकती। वह बस इतना कर सकती है कि समुद्र की तलहटी में एक छोटी सी आकृति बना दे। जैसे ही यहाँ कोई बदलाव होता है, वह आकृति के जरिए तुरंत जान जाती है। चलो पहले समुद्र देखने चलें, फिर पहाड़ों पर चढ़ेंगे। अपने दिल की परेशानियों को दूर करने के बाद बाय लियान अपनी दूसरी छोटी बहन को फिर से यात्रा पर ले गया। इस बार उन्हें यंगजो की असीम रात और बाहर नीले आकाश के बीच की सीमा को पार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उस क्षण ऐसा लगा कि सब कुछ असामान्य सामान्य हो गया। नीला और शानदार समुद्र उल्टे नीले आकाश जैसा है, लेकिन यह नीले आसमान से अलग है। समुद्र की सतह पर सूरज की हल्की रोशनी समान रूप से फैल रही है, और हवा लहरदार और चमकती हुई है। नीला समुद्र, नीला आकाश, तैरते बादल। बाय लियान अच्छे मूड में है। लगता है वो सचमुच छुट्टियों में आ गई है। उसने जानबूझकर अपना टाइट सफेद सूट बदल दिया और एक कूल समर ड्रेस पहन ली जिसमें उसकी पतली कमर और लंबी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। जियो जिनसे तंग पेट को देखकर हक्का बक्का रह गया। एक पल के लिए उसकी नजरें पूरी तरह से प्यारी और सेक्सी नाभि पर टिक गईं। यह पहली बार था जब उसने सीनियर सिस्टर बाय को इस तरह की पोशाक पहने देखा था। शॉर्ट्स बहुत छोटे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे कुछ पानी नीले कपड़े की बेल्ट खींच रहे हैं। वे बिल्कुल भी अप्रिय नहीं है। जेड रंग के पैरों को ढीले सैंडल से बांधा गया है, जिसके पट्टियों पर चमकीले छोटे सितारे लगे हुए हैं, तथा गोल पंजों पर गुलाबी रंग की एक परत लगाई गई है, जो नाजुक कैंडी की तरह है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हवा चलती है। शायद खुजली के कारण पैर का एक अंगूठा अचानक ऊपर उठ गया। हिस। जियो जिनसे ने जल्दी से उसकी छाती दबा दी जैसे कि उसका दम घुट रहा हो। सामान्य होने से पहले उसने कुछ गहरी सांसें ली। इस बार उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह और नीचे देख सके, इसलिए वह बस अपनी नजर ऊपर ही उठा सकी। लेकिन इस बार वह बाय लियान के ऊपरी शरीर के परिधान को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी, क्योंकि बर्फ जैसे सफेद दस्ताने में लिपटा हुआ एक हाथ उसकी आंखों के सामने रखा हुआ था, तर्जनी और अंगूठा फैला हुआ था, और बाकी उंगलियां मुड़ी हुई थी। हम शक्ल, आग्नेयास्त्र, ये नाम सही है। तड़क गया। इस हाथ के मालिक के मुंह से एक छोटी सी आवाज निकली। जब जियो जिनसे को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो उसके पास बचने का कोई समय नहीं था। क्या? साफ पानी की धार उसकी भौहों के बीच बेरहमी से गिरी और तुरंत ही उसका चेहरा, बाल और ब्लाउज भीग गया।
बड़ी बहन जियो जिनसे ने असहाय होकर बाय लियान की ओर देखा जो उसके सामने खड़ी थी और हंस पड़ी। उसने देखा कि वहां और भी अधिक सफेद आटा था जो अभी भी हिल रहा था। थोड़ी देर हंसने के बाद बाय लियान ने अचानक अपनी छाती से दो घर में बनी पानी की बंदूकें निकाल ली। अगला, उसने उनमें से एक को जियाओ जिनसे की ओर फेंका। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तथाकथित प्रदर्शन पानी की बंदूक भरने के बाद जियो जिनसे के शरीर को पानी से भरना है। हे हैश जियो जिनसे, जिसे 2 बार धमकाया गया था, ने तुरंत जवाब दिया। बड़ी बहन भागो मत। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं कैसे भाग नहीं सकता। सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए हर्षोल्लासपूर्ण जल बंदूक युद्ध लगभग आधे घंटे तक चला और अंततः जियो जिनसे के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, मैं अब और नहीं खेलूंगा। जियो जिनसे ने पानी की बंदूक रेत में फेंक दी और शिकायतों से भरी अपनी घुटनों को गले लगाकर बड़ी उभरी हुई चट्टान पर बैठ गई। क्या उसके साथ अन्याय नहीं हो सकता? उसने कुल 1000 से अधिक शॉट मारे, लेकिन सीनियर सिस्टर बाई को एक बार भी नहीं मार पाए। हथौड़े से खेलो। वह खेल खेलने आई थी, खेल से खेले जाने के लिए नहीं। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1075। जब उसने समुद्र तट पर धीमी गति से चलने की आवाज सुनी तो वह बाईं ओर 45 डिग्री घूम गई। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके पूरे शरीर पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैं गलत था, माफ करना। बाय लियान दूसरी जूनियर बहन के पीछे रुक गई। लोगों को धमकाना शायद बहुत लत लगाने वाला काम है, विशेष रूप से दूसरी जूनियर बहन को धमकाना, जिसका व्यक्तित्व अचानक बहुत उज्जवल हो गया है। ये सिर्फ इतना है कि इस समय वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उन बुरे कामों के बारे में सोचती थी जो वरिष्ठ बहन बाई ने देवताओं की लड़ाई के खेल में किए थे। अपराध बोध तालाब में फैले रंग की तरह फैल गया। बाय लियान अपने घुटनों पर बैठ गई, अपनी बाहें खोली और दूसरी जूनियर बहन को पीछे से गले लगा लिया। उसका गल दूसरी जूनियर बहन के सिर के पीछे दबा हुआ था और उसका शरीर और भी कड़ा हो गया था। मैं जियो जिनसे का शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया, खासकर अपनी पीठ से दबाव महसूस करने के बाद। वह लड़खड़ा गई और बोल नहीं सकी। अंततः अपनी जीभ सीधी करने के बाद उसने फिर कुछ अजीब बात कही। दरअसल मैं गुस्सा नहीं हूं, सच में, मुझे बस थोड़ी ठंड लग रही है। क्योंकि मैं भीग गया हूं इसलिए मुझे ठंड लग रही है। तो फिर मैं तुम्हारे कपड़े बदल दूंगा। अप्रत्याशित रूप से बाय लियान ने जो कहा वह और भी अपमानजनक था। जियो जिनसे काफी देर तक चुप रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है बाय लियान। वास्तव में वह वाक्य कहने के बाद उसे पछतावा हुआ। कपड़े बदलो। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ एक विचार ही द्वितीय कनिष्ठ बहन को अपने कपड़ों से नमी को वाष्पित करने में मदद कर सकता है। लेकिन ये सब कहने के बाद दूसरी जूनियर बहन भी सहमत हो गई, तो ये ठीक है ना? ये सोचते हुए वह फिर भी दूसरी कनिष्ठ बहन के सामने चली गई। बाय लियान जल्दी में नहीं थी, उसने दूसरी छोटी बहन के लिए चुनने के लिए भंडारण पेंडेंट से पूरी तरह से अलग शैलियों के साथ कपड़े के कई सेट निकाले। अंत में दूसरी छोटी बहन ने एक ऐसी पोशाक चुनी जो शैली में उसके द्वारा पहनी गई पोशाक के समान थी, लेकिन उसमें उसकी नाभि नहीं दिख रही थी। क्या तुम सचमुच इसे पहनना चाहते हो? क्योंकि यह बड़ी बहन के कपड़ों से बहुत मिलता जुलता है। समझा। बाय लियान ने अन्य कपड़े उतार दिए। सबसे पहले दूसरी जूनियर बहन के जूते उतारे और फिर उस मोजे को उतारने लगी जो इतना गीला था कि उसके पैर से चिपक गया था। हवा लहरों को उड़ाती है। डूबते सूरज ने जियाओ जिनसे की प्रोफाइल को रोशन कर दिया। लड़की लाल रंग के समुद्र के एक टुकड़े को बगल से देख रही थी। उसका शरीर कभी कभी थोड़ा कांप रहा था और उसके विचार बिखरे हुए सूर्यास्त के प्रकाश की तरह भ्रमित थे। चुप रहो। गुफा से टकराने वाली लहरों की आवाज बंद होने में काफी समय लगा। अगले दिन सुबह सुबह बाय लियान ने जियाओ जिनसे को पूर्वी शेंझोऊ के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के लिए ले लिया। वह और उसके स्वामी 10 वर्षों तक भूतकाल में रहे, पूरी दुनिया की यात्रा की और अनगिनत दृश्यों का अनुभव किया। जाहिर है, वर्तमान स्थिति में उसके पास दूसरी जूनियर बहन के साथ दोबारा जाने के लिए इतना समय नहीं है। यह विचार करते हुए कि वे यंगझोऊ में ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे, बाय लियान ने अपने और अपनी दूसरी छोटी बहन के लिए 10 दिन की छुट्टी तय कर ली। उनके लिए सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने के लिए 10 दिन का समय पर्याप्त है। जनवरी 19वीं, बाय लियान और शियाओ जिनसे बुयान पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। पहाड़ पर चढ़ते हुए उन्हें एक कब्र मिली जो लताओं से ढकी हुई थी।
ये कब्र सांशो के साथ दफन थी, जो राक्षसों के आक्रमण से लड़ते हुए शहीद हो गया था। रास्ते में उन्होंने उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। जनवरी 20, बाय लियान और शियाओ जिन से जियांगनान नहर जलमार्ग पर नौक विहार करने गए। क्योंकि यह बसंत ऋतु की शुरुआत थी और क्योंकि यह नश्वर दुनिया थी, इसलिए किनारे पर कोई दृश्य नहीं था, केवल नश्वर लोगों के समूह पानी के किनारे शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। 21 जनवरी, बाय लियान और शियाओ जिन से बाफांग पर्वत पर भालू को देखने गए। लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी और सारे भालू छिप गए। दो मूर्ख पेड़ पर छाते लेकर काफी देर तक खड़े रहे, लेकिन भालू फिर भी बाहर नहीं आया। लेकिन दिन विशेष रूप से उबाऊ नहीं था। दोपहर में सु यूवेई और जियो जिनसे ने फिर से बातचीत शुरू कर दी। जू को लगा कि जियो जिनसे और सीनियर सिस्टर बाय बहुत लंबे समय से बाहर हैं, इसलिए वह किनारे पर समाचार के बारे में पूछताछ करना चाहता था। सु यूवेई, मास्टर कल रात वापस आए, उनका चेहरा काला पड़ गया था और वे बहुत गुस्से में दिख रहे थे। जियो जिनसे, क्या आपने पूछा है कि मास्टर नाराज क्यों है? सु यूवेई, मुझे नहीं पता, मास्टर आपको पास नहीं आने देंगे। वे जो कुछ कर रहे थे उसके बारे में वे बातें करते रहे। सु यूवेई, हाल ही में मैं हुनई के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रही हूँ और मेरी तलवारबाजी में बहुत सुधार हुआ है। मैं आपको निश्चित रूप से एक आश्चर्य दूंगी, दूसरी वरिष्ठ बहन। जियो जिनसे कुटिलता से मुस्कुराया। आश्चर्य है ना? फिर मैं तुम्हें एक बड़ा आश्चर्य दूंगा। शेष कुछ दिनों में बाय लियान और जियो जिनसे खेलने के लिए अन्य स्थानों पर चले गए। 28 जनवरी तक, जो बाय लियान का जन्मदिन था, वे घूमते रहे और फिर से किंगशान शहर आ गए। जियो जिनसे ने शुरू में सोचा था कि वह यहाँ दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इस हवेली में रहने वाले सभी लोग पहले ही जा चुके थे। उसे इस जगह से न तो प्यार है और न ही नफरत। लेकिन फिर भी उसने गलत अनुमान लगाया। आखिरकार मैं यहीं पला बड़ा हूँ। वह ताजी बारिश से भीगे हुए आंगन में बैठी थी, उसके हाथ में एक खुरचा हुआ हरा पत्ता था और उस हरे पत्ते पर एक कीड़ा रेंग रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद जियो जिनसे ने अपना सिर घुमाया और बाय लियान से कहा, उसी उम्र की अन्य लड़कियों के विपरीत मुझे कीड़े पसंद हैं। बाय लियान चौंक गया। यह पहली बार है जब उसे पता चला कि दूसरी छोटी बहन का ऐसा अनोखा शौक है, जिसके बारे में गेम कैरेक्टर कैरी ने कभी नहीं बताया। जब मैं इस घर में था तो मैं कभी कभी कोने में जाकर कीड़ों को देखता था, बिल्कुल अभी की तरह। बात करते समय जियो जिनसे ने अपने हाथ हिलाए। ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूं और अभ्यास नहीं करता, बात सिर्फ इतनी है कि मेरी योग्यता बहुत कमजोर है। चाहे मैं कितना भी कठिन अभ्यास कर लूं, मैं चक्रवात को संघनित नहीं कर सकता। उसने आह भरी। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मैं इस परिवार का सबसे खास इंसान बन गया। कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता था और ज्यादातर लोग मुझे देखते ही आकर मुझे पीटने से खुद को नहीं रोक पाते थे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान अपनी मुठ्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक सका। जियो जिनसे ने हाथ बढ़ाया और हरे पत्तों पर कीड़ों को दबा दिया। संघनक चक्रवात के विफल होने के बाद या मारपीट और डांट खाने के बाद मैं छिपने के लिए कोई कोना ढूंढ लूंगा। ये नन्हे बच्चे खास तौर पर कोने में जाना पसंद करते हैं। लंबे समय तक साथ रहने के बाद धीरे धीरे मुझे ये पसंद आने लगे हैं। उसने अपना सिर उठाया और सीधे बाय लियान की ओर देखते हुए मुस्कुराए। लेकिन मुझे हर तरह के कीड़े पसंद नहीं हैं। इस रोएदार कीड़े की तुलना में मुझे मोटे कवच वाले कीड़े ज्यादा पसंद हैं, जैसे कि गेंडे के भरिंग, जो बहुत ताकतवर दिखते हैं। बाय लियान केवल अपना सिर हिला सका। वह वास्तव में कीड़ों से नफरत नहीं करती, लेकिन वह उन्हें पसंद भी नहीं करती। वह समझ नहीं पाती कि दूसरी जूनियर बहन ने क्या कहा, इसलिए वह केवल एक योग्य श्रोता ही हो सकती है। कुछ देर आंगन में बैठने के बाद अचानक आसमान में बारिश होने लगी। जल्दी करो और घर में आओ। बाय लियान ने दूसरी छोटी बहन को घसीटा और उस छोटे से लकड़ी के शेड में भाग गई जहां दूसरी छोटी बहन रहती थी। भारी बारिश हुई। रात दूर से फैल गई। खाली लकड़ी के शेड में समय बिताने के लिए कुछ भी नहीं था। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1076। बाय लियान और शियाओ जिनसे बिस्तर पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे, उनके शरीर एक पतली रजाई से ढके हुए थे। जियो जिनसे के उलझाव के तहत बाय लियान ने फिर से झूठे अतीत के बारे में बात की। ये डर की बात नहीं है, बल्कि अकेलापन है, बाय लियान ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बस दूसरी जूनियर बहन के हाव भाव देखने के लिए मुड़ी, लेकिन दूसरी जूनियर बहन अचानक आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। क्या हुआ? उसने आश्चर्य से पूछा। जियाओ जिनसे ने अपना सिर हिलाया। मेरा दिल दुख रहा है।
क्या? बाय लियान जोर से हंसा, सब खत्म हो गया। जियो जिनसे ने मुड़कर कहा, आज सीनियर सिस्टर का जन्मदिन है ना? बाय लियान थोड़ा चौंका, ऐसा ही लगता है। जियो जिनसे ने अपना सिर नीचे किया, क्या मैंने अभी तक वरिष्ठ बहन के लिए कोई उपहार तैयार किया है? बाय लियान ने कहा, विशेष तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियो जिनसे ने बार बार अपना सिर हिलाया, ये काम नहीं करेगा। तो फिर तुम मेरे लिए कुछ ला सकते हो। यह आकस्मिक नहीं हो सकता। वह बाय लियान ने पाया कि उसका हाथ अचानक दूसरी जूनियर बहन ने पकड़ लिया था। वह तुरंत समझ गई कि द्वितीय कनिष्ठ बहन का क्या मतलब था। कार्य 1, दूसरी जूनियर बहन को अस्वीकार करें, पूरा करने पर इनाम, चाय समारोह जोड़ दो। कार्य 2, रात लंबी है, क्या मना करना समझ से परे नहीं होगा। पूरा करने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 1। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में इस तरह की बात का विरोध नहीं करती थी। और इस तंग जगह में हवा का तापमान भी बढ़ गया है। 2 चुने। आग बिल्कुल सही है, ये कीमिया के लिए भट्टी खोलने का अच्छा समय है। अध्याय 10 जियो जिनसे, बड़ी बहन मुझे रसायन विद्या सिखा रही है। 5.5 के। दुनिया के महान आश्चर्य। इस दृष्टिकोण से कीमिया के लिए कोई मानक प्रक्रिया नहीं है। अमर परिवार में कीमिया की कई विधियां हैं, जैसे अग्नि कीमिया, जल कीमिया और शून्य कीमिया। बाय लियान आग और पानी का एक साथ उपयोग करना पसंद करती है। इसे केवल व्यक्तिगत पसंद ही कहा जा सकता है। प्रणाली की मदद से कीमिया के बारे में उसका सैद्धांतिक ज्ञान मुश्किल से ही समृद्ध कहा जा सकता है, लेकिन पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव की कमी के कारण इस बार उसने कहा कि वह दूसरी जूनियर बहन को कीमिया सिखाने जा रही है, लेकिन वास्तव में उसने और दूसरी जूनियर बहन ने एक साथ सड़क की खोज की। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम एक दूसरे की ताकत से सीखें और साथ मिलकर प्रगति करें? स्नेहपूर्वक गले लगाने के बाद बाय लियान ने धीरे से कीमिया भट्टी को तंग पत्थर के बिस्तर पर सपाट रख दिया। बिस्तर घास से ढका हुआ था और पतली रजाई ओढ़ने पर भी जब वह चिपकती तो त्वचा को चोट पहुंचती थी। इसलिए उसने कीमिया स्टोव रखने से पहले सारी घास बाहर निकाल दी। लकड़ी के घर के मिट्टी के फर्श पर घास बिखरी हुई थी, और जो लोग नहीं जानते थे उन्होंने सोचा कि यहाँ एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई है। बाय लियान घुटने टेककर कीमिया भट्टी के सामने बैठ गया। रात काफी लंबी थी और भोर होने में अभी 4 घंटे बाकी थे, इसलिए उसके पास काफी समय था, इसलिए वह कीमियागिरी शुरू करने की जल्दी में नहीं थी। जूनियर बहन, क्या आप सचमुच तैयार हैं? ठीक है। जियो जिनसे की आंखों में कोई शर्म नहीं है, बल्कि सितारों जैसी चमकदार रोशनी है। अपनी गांठ खोलने के बाद उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक ऐसी आभा थी जो पहले से भिन्न थी, और यही वह आभा थी जिसने उसे नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह चमकदार बना दिया था। फिर पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। बाय लियान हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखों से हल्की नीली चमक बह रही थी। कीमिया एक बहुत गंभीर मामला है। इसमें 2 लोगों के एक साथ मिलकर कीमिया बनाने का जिक्र नहीं है। यदि ब्रेक इन उचित नहीं है तो फ्रायर की स्थिति संभव है। इसलिए एक बार राज्य में प्रवेश करने के बाद बाय लियान अत्यधिक केंद्रित हो जाएगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि डांस सफल न हो जाए। जियो जिनसे समझ गई कि सीनियर सिस्टर बाय का क्या मतलब था, और वह तैयार हो गई। वह कीमिया की एक वफादार प्रेमी है और अब सीनियर सिस्टर बाय उसे सिखाने के लिए तैयार है। वह इस अवसर को कैसे छोड़ सकती है? इसके अलावा आज सीनियर सिस्टर बाय का जन्मदिन है और इस विशेष दिन के कारण ये सब असाधारण हो गया है। ठीक है, उसने धीरे से अपने हाथ फैलाए। बाय लियान को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। प्राचीन लोग क्या कहते थे? कड़ाही खोलते समय जादूगर को उपवास करना चाहिए और मुकुट को साफ करना चाहिए और ताव पहनना चाहिए, घुटने टेकना चाहिए और दवा की भट्टी को पकड़ना चाहिए, और दक्षिण की ओर मुंह करके दावतिया नजुन से प्रार्थना करनी चाहिए। बाय लियान एक विचलित व्यक्ति नहीं है, इसलिए औपचारिक कीमिया से पहले उसने तैयारी करने के लिए प्राचीन पद्धति का पालन करने का फैसला किया। आखिरकार कीमिया भी जीवन के गहन अर्थ को तलाशने का एक तरीका है। पहला कदम जो उसे उठाना है वह है कीमिया भट्टी को पोषित करना, कीमिया भट्टी की क्षमता को सक्रिय करना और कीमिया भट्टी के साथ अपने संबंध को गहरा करना। यह सरल है। इससे पहले उन्होंने सी युनशांग और चांगदीजी के साथ इस विधि पर चर्चा की थी। विशेष रूप से सी युनशांग, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सब कुछ दे दिया और बाय लियान को कीमिया भट्टी को गर्म करने और पोषण करने के दर्जनों तरीके सिखाए। जैसा कि कहा जाता है, पानी की एक बूंद की दयालुता को एक झरने से चुकाया जाना चाहिए, और बाय लियान इस दयालु हृदय से बहुत प्रभावित हुआ। ये शुरू किया जा चुका है। तथाकथित वार्मिंग का अर्थ है अपने हाथ की हथेली से स्टोव का तापमान महसूस करना।
यह जरूरी नहीं कि ठंडा ही हो, लेकिन हल्की जलन वाली अनुभूति ही सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा वायुयान को आधिकारिक कीमिया के दौरान किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए कीमिया भट्टी के इनलेट और आउटलेट की भी जांच करने की आवश्यकता है, जिसके कारण उसे फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जब वह उसे परेशान करने ही वाली थी, तभी अचानक एक दुर्घटना घट गई। भनभनाहट भनभनाहट। दूसरी जूनियर बहन के शरीर के पास एक महीन और लंबी कंपन सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक और फिरोजा प्रकाश चमक उठा। वायुयान को पता चलने ही वाला था, लेकिन दूसरी जूनियर बहन अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी। ये पत्र की जैद पर्ची है। जियो जिनसे ने भौहें चढ़ाई और कड़वा चेहरा बना लिया। वह तो पहले से ही कीमिया भट्टी में पानी डालने और आग का तापमान कम करने के लिए तैयार थी। ये खबर शायद बेवक्त ही आई होगी। आपको पता होना चाहिए कि कीमिया सही समय, जगह और लोगों की तलाश में रहती है। अगर इस बार कीमिया नाकाम रही, तो पता नहीं अगली बार आपको नए मौसम का इंतजार कब करना पड़ेगा। जब उसने देखा कि संदेश भेजने वाला व्यक्ति सू युवेई था, तो जियो जिनसे को लगा कि वह गुस्से से बेहोश होने वाली है। क्या बोने को हर समय इस जगह को घूरते नहीं रहना चाहिए। वह करवट बदलकर बिस्तर पर लेटी हुई अपने मोबाइल फोन से खेल रही थी, दांत पीस रही थी और उसकी आंखों में भयंकर भाव था। लेकिन उन्होंने तुरंत ही इस अटकल को खारिज कर दिया। यद्यपि मृत बोना शक्तिशाली है, फिर भी वह सीनियर सिस्टर बाई की नजर से कैसे बच सकता है। बस यही कहा जा सकता है कि मरा हुआ बोना ही उसका दुश्मन है। जाहिर है उसने 2 दिन पहले उसे परेशान करना बंद कर दिया था, लेकिन आज अचानक फिर प्रकट हो गया। और अगर वह आदमी अचानक प्रकट नहीं हुआ, तो सीनियर सिस्टर बाई के साथ उसका रिश्ता कैसे बिगड़ सकता है। नहीं, इस बार तुम्हें उससे परेशान नहीं होना चाहिए। जियो जिनसे ने जैद पर्ची फेंकने का इशारा किया, लेकिन इशारा करते ही वह रुक गई। यदि आप हर समय संदेश का उत्तर नहीं देते हैं, तो क्या मृत बोने के मन में अन्य विचार आएंगे। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1077। जियो जिनसे ने बेचैनी से अपनी कमर घुमाई। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ सीनियर सिस्टर बाई से मुलाकात की। या ऐसा ना करें। जियो जिनसे की भावनाएं अचानक उत्तेजित हो गईं। वह थोड़ा झुकी और उसे सीनियर सिस्टर बाई के सामने अपना कोमल पक्ष दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। बड़ी बहन, जारी रखें। लेकिन क्या तीसरी जूनियर बहन तुम्हें नहीं ढूंढ रही है। ये दोनों बातें एक दूसरे से टकराती नहीं है। जियो जिनसे ने गंभीरता से कहा। किसने कहा कि जब आप रसायन विद्या को परिष्कृत कर रहे हो तो आप अन्य लोगों के संदेशों का उत्तर नहीं दे सकते। क्या सप्ताह के दिनों में वे सीनियर सिस्टर बाई की कक्षा में भी फुसफुसाते नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। वायुयान ने इस दूसरी जूनियर बहन को घूर कर देखा, जो लगभग पूरी तरह से निकाल दी गई थी। उसने खिड़की के बाहर बारिश की आवाज सुनी और बारिश दरवाजे के फ्रेम से टकरा रही थी, और थोड़ी ही देर में दरवाजा भीग गया। मुझे नहीं पता कि बारिश कब रुकेगी। मुझे डर है कि हमें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। अंततः उसने सिर हिलाकर कहा, चलो कीमिया जारी रखें। यद्यपि ये 2 लोगों की कहानी है, फिर भी वह प्रमुख है। हाँ में जवाब पाकर जियो जिनसे ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। वो आग की लपटों की तरह गर्म लग रही थी, पर थोड़ी शर्मीली भी थी, है ना। उसका शरीर तनावग्रस्त था और उसने जल्दी से सू युवेई के संदेश पर क्लिक किया। हमेशा की तरह सू युवेई ने पूछा कि वह और सीनियर सिस्टर बाई कहाँ हैं और वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए हैं। इसके बारे में सोचने के बाद जियो जिनसे ने सच्चाई से जवाब देने का फैसला किया। वरिष्ठ बहन बाई और मैं इस समय किंशान शहर में हैं। हम कल वापस आने की योजना बना रहे हैं। कल। समाचार देखकर सू युवेई ने राहत की सांस ली। महान। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश को देखकर उसे बोरियत महसूस नहीं हुई। सू, किंशान शहर, क्या यह आपका गृहनगर है। जियो, खैर, मूल रूप से मैं घूमना चाहता था, लेकिन अचानक बाहर भारी बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि सीनियर सिस्टर बाई के हाथ और कपड़े भीग गए। सू, क्यूओंग मिंग पीक पर भी बारिश हो रही है। मास्टर यान ने कहा कि यह बारिश को रोक रहा है। इस बारिश से स्वर्ग और पृथ्वी की आभा पतली हो जाएगी। जियो, क्या ये बुरा नहीं है। सू, हाँ, चलो इस परेशानी के बारे में बात नहीं करते। आप और सीनियर सिस्टर बाई क्या कर रहे हैं। इधर उधर घूमने के बाद सू युवेई अंततः विषय पर आ गई। क्या करें। जियो जिनसे अचानक सीधी हो गई। उसके पैर थोड़े कमजोर महसूस हुए। क्या झूठ बोलने से उस पर यही तनाव पड़ता है।
किसी कारण से वो और भी अधिक उत्तेजित हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह नीचे बैठी सू युवेई पर बेरहमी से अत्याचार कर रही हो। जियो, वरिष्ठ बहन बाय मुझे कीमिया सिखा रही है। सू, आप रात में और काम तो नहीं करते, लेकिन सीनियर सिस्टर बाय के साथ कीमियागिरी कर रहे हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जियो जिनसे ने घुटते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं और सीनियर सिस्टर बाय अन्य काम करें? बिल्कुल नहीं। सू युवेई का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत विषय बदल दिया। कुछ नहीं, आप और सीनियर सिस्टर बाय किस तरह की कीमिया को परिष्कृत कर रहे हैं? जियो, ताइन हंची गोली। सू, वह क्या है? जियो, अमृत जो खेती में सुधार कर सकता है। सू, अच्छा, क्या इसे चोरी माना जाएगा? लगता है तुम पूरी ताकत से मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। जियो जिनसे ने हंसी उड़ाई, लेकिन अपने स्वास्थ्य के कारण वो कुछ देर तक हंसती रही, फिर कुछ बार हौंफने लगी और अजीब आवाजें निकालने लगी। जियो, तुम्हारे साथ लाल कपड़े हैं, इसलिए मैं पहले तुमसे छुटकारा नहीं पा सका था, लेकिन अब यह अलग है। सू यू थोड़ा हैरान हो गया। उसने पहली बार जियाओ जिनसे को इतने अहंकार से बोलते देखा था। ऐसा लग रहा था कि ताइन हानची गोली वाकई बहुत शक्तिशाली थी। इसके बारे में भी सोचो। आखिरकार यह एक ऐसा अमृत था जिसे जियो जिनसे अपनी ताकत से परिष्कृत नहीं कर सकती थी, और उसे अभी भी सीनियर सिस्टर बाय की सहायता की आवश्यकता थी। लेकिन, औरत, तुम आग से खेल रही हो। सू युवेई ने व्यंग्य किया। जियो जिनसे इतना बहक गया कि उसने अपना असली रूप उसके सामने दिखा दिया। क्या वह ये सच्चाई नहीं जानती थी कि अभिमानी सैनिकों की हार निश्चित है? हाल ही में, उसने साधना में एक बड़ी सफलता हासिल की है और वान जहर मोती के और भी ज्यादा उपयोग विकसित किए हैं। पिछले दिनों की तुलना में, उसकी ताकत पहले से ही काफी अलग है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। बातचीत करते हुए उन्होंने कीमिया के बारे में बात की। जियो, वरिष्ठ बहन की कीमिया तकनीक इतनी कुशल है कि यह मुझे लगातार कांपने पर मजबूर कर देती है। सू, वो बड़ी बहन है, अगर आपको इतने करीब से उससे सीखने का अवसर मिले तो आप चुपके से मजे कर सकती हैं। जियो, बड़ी बहन ने कहा कि गर्मी काफी हो गई है, और कीमिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। सच कहूं तो, मैं अभी भी थोड़ा घबराया हुआ हूँ। सू, क्या आप बड़ी बहन पर भरोसा कर सकती हैं? जियो, ये सच नहीं है। वरिष्ठ बहन ने कीमिया भट्टी में सामग्री जोड़ना शुरू कर दिया है। सू, वैसे आपने कहा था कि आपने और आपकी बड़ी बहन ने मिलकर यह अमृत बनाया है, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि आप बस किनारे से देखते रहे, और कभी कभी अपनी बड़ी बहन का पसीना पोंछ दिया, है ना? जियो, आप मुझे बहुत कम आंकते हैं, हालांकि मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन मेरे बिना इस अमृत को परिष्कृत नहीं किया जा सकता। सू, बस इसे उड़ा दो। जियाओ, मैं बस इसकी शेखी बघारता हूँ, बड़ी बहन खुश है। सू, हे। जियो, उफ, गोली की भट्टी लीक हो गई। ये वाक्य कहने के बाद, जियो जिनसे ने जवाब देना बंद कर दिया, और सू युवेई ने एक नया उत्तर प्राप्त करने से पहले लंबे समय तक इंतजार किया। इस बार यह एक आवाज संदेश था। सौभाग्य से, बड़ी बहन ने मुझे डांटा नहीं। सू युवेई ने एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई। क्या ये सचमुच एक फ्राय है? सू, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर क्यों आ रही है? जियो, क्या तुम घबरा नहीं रही हो? मैं अभी बहुत चिंतित थी। मेरी लापरवाही और शारीरिक शक्ति की कमी के कारण बड़ी बहन के पूरे शरीर पर दाग लग गए थे। समाचार देखकर सू युवेई बिस्तर पर लेट गई और खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरे सामने शर्मिंदा हो जाओ, अब कुछ गड़बड़ है क्या? हंसते हंसते मर जाओ। जियाओ जिनसे, एक बेवकूफ औरत, उसके सामने बार बार शेखी बघारती है कि वह रसायन विद्या में कितनी माहिर है। सच में शक्तिशाली सीनियर सिस्टर बाय के सामने क्या वह बच्ची नहीं है? लेकिन जब उसने सीनियर सिस्टर बाय की पीड़ा के बारे में सोचा तो सू युवेई थोड़ी चिंतित हो गई। यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? बात बस इतनी है कि कपड़े गंदे हैं। होंगी, जो वान पॉइजन पल पर तैर रहा था, ने सिर हिलाया। सू युवेई का मूड और अधिक खुशनुमा होता गया। अगली बार सीनियर बहन मुझे कीमिया सिखाए, मैं निश्चित रूप से उस बेवकूफ जियाओ जिनसे से बेहतर बैठूंगा। होंगी चिंतित हुआ, लेकिन आपने कभी कीमिया नहीं बनाई है ना? सू युवेई के मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए। मैं सीख सकती हूँ। मैं हमेशा अपनी बड़ी बहन की तारीफ करने के लिए तैयार रहती हूँ। तुम्हारे होते हुए, मैं जियाओ जिनसे की बराबरी नहीं कर सकती। ये सच नहीं है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1078। क्या ये सही नहीं है? वास्तव में, इस बारे में बात करते हुए, खिड़की के बाहर बारिश और भी तेज होती जा रही है। इसने न केवल सू युवेई और होनई की आवाज को ढक दिया,
बल्कि इसने जियो जिनसे की आवाज को भी ढक दिया। तंग लकड़ी के कमरे के कोने में तारों की रोशनी लहरा रही है, और यह रोशनी बस बाय लियान और जियो जिनसे के चेहरों पर पड़ती है। कचरू लाल, ऐसा लग रहा था मानो ये कीमिया भट्टी की लपटों से प्रकाशित हो रहा हो। बाय लियान के माथे पर पानी की सेम के आकार की बूंदें लुढ़क रही थीं। जाहिर है तेज बारिश हो रही थी, लेकिन कमरा अप्रत्याशित रूप से गर्म और उमस भरा था। वरिष्ठ बहन, जियो जिनसे अनिच्छा से खड़े हुए और एक रुमाल सौंप दिया। बाय लियान ने हाथ हिलाकर कहा, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली उठाए और गिरने वाली पानी की बूंद को खुरच कर हटा दिया। ऐसा लग रहा है कि बारिश जल्द ही रुकने वाली नहीं है। बाय लियान ने खिड़की के बाहर अभी भी अंधेरे दुनिया पर नजर डाली। दूसरी जूनियर बहन ने कहा कि मास्टर यान ने कहा कि यह जियो था। क्या वह सही है? बात करते समय बाय लियान ने अपनी तर्जनी उंगली अपने मुंह में डाल ली और स्वाभाविक रूप से उसे काट लिया। मिठास व्याप्त हो जाती है। जियो जिनसे ये दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। गुरुजी, गुरुजी, वह एक भी शब्द नहीं बोल सकी। बाय लियान ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, उसकी आंखों के कोने में एक मुस्कान थी, और उसने आकर्षक निगाहों से उसकी ओर देखा। उसके बाद उसने अपनी तर्जनी उंगली से उसकी भौहों के बीच में हल्के से थपथपाया। जियो जिनसे का शरीर मानो किसी जादू के प्रभाव में जम गया। इस समय सीनियर सिस्टर बाय उसके बहुत करीब थी, और उन्हें लगभग ऐसा लग रहा था कि वह फिर से प्रसिद्ध हुआन स्नो पीक पर चढ़ रही है। एक शुद्ध सुगंध नथुनों में प्रवेश करती है। अगर आप थके हुए महसूस करते हैं तो पहले आराम करें, अभी भी सुबह होने में 3 घंटे हैं, और हम कल सुबह जल्दी ही कियोगमिंग पीक पर लौट आएंगे। जियो जिनसे, जो मूल रूप से थका हुआ था, कल सुबह शब्द सुनने के बाद अचानक फिर से ऊर्जावान हो गया। यह ऐसा है जैसे आपको ऊर्जा की एक पूरी बोतल दे दी गई हो। उसने बाय लियान की उंगलियां पकड़ ली और बाय लियान को दीवार की ओर धकेलने के लिए एक आश्चर्यजनक हमला किया। वरिष्ठ बहन, जियाओ जिनसे की आंखें किसी भट्टी की तरह जल रही थी जो सोने और लोहे को पिघला सकती थी। अभी भी जल्दी है। समझ गया। ऐसा लगता है कि इस गोली को अभी और परिष्कृत करना होगा। बाय लियान दूसरी छोटी बहन के कान के पास झुकी, मानो कोई गंभीर शिक्षक पढ़ा रहा हो। मैंने अभी अभी तुम्हें इसका प्रदर्शन किया है, और इस बार अभ्यास करने की तुम्हारी बारी है। माओ समय तक भोर होने में अभी 1 घंटा बाकी है। बाय लियान ने अपनी गोद में तकिया लगाए बैठी दूसरी छोटी बहन के चेहरे को सहलाया। इस बार हिम्मत मत करो, अच्छी तरह आराम करो, मुझे अमृत को परिष्कृत करना जारी रखना है। रसायन विद्या। जियो जिनसे ने थके हुए होकर अपनी आंखें खोली। उसकी पलकें शीशे से लटकी हुई प्रतीत हो रही थीं, जो ऊपर नीचे हो रही थी। बाय लियान ने समझाया, तियानहान बनिंग स्वॉटपिल एक ऐसी गोली है जो मैंने प्राचीन स्क्रॉल में देखी थी। यह आपके शरीर को मजबूत बना सकती है, आपकी मेरिडियन को चौड़ा कर सकती है, और आपके शरीर को ज्यादा आध्यात्मिक प्रभावों को झेलने की क्षमता दे सकती है। मैंने आखिरकार कुछ इकट्ठा किया। ठंडे तालाब का पानी बर्बाद नहीं किया जा सकता। जियो जिनसे मुस्कुराया और बाय लियान की कमर को गले लगाया। धन्यवाद वरिष्ठ बहन। बाय लियान ने फिर से उसके सिर पर थपथपाया। मैं जाने से पहले तुम्हें जगा दूंगी। ठीक है। जियो जिनसे ने अपना सिर नीचे कर लिया और दीवार की ओर मुंह करके आराम किया। ठंडक महसूस करते हुए वह जल्दी ही सो गई। बाय लियान ने कीमियागिरी शुरू की। जैसा कि उसने पहले कहा था, उसे पानी और आग का संयोजन पसंद है, और जब वह कीमिया बनाती है तो उसे आमतौर पर कीमिया भट्टी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। आखिरकार तियानहान बनिंग स्वॉटपिल एक शीर्ष श्रेणी की गोली नहीं है, इसलिए भले ही बाय लियान के कौशल सराहनीय न हो, फिर भी उसने दूसरी जूनियर बहन की गड़बड़ी के बिना गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। पहले हम शांत हो जाएं। बाय लियान ने गोली को जेड बॉक्स में डाल दिया। उसने सिस्टम पैनल खोला और इस कीमिया के परिणामों की जांच की। शायद इसलिए कि दूसरी कनिष्ठ बहन नायक है, या शायद इसलिए कि दूसरी कनिष्ठ बहन के शरीर पर एक दिव्य तलवार भ्रूण है। इस बार डबल इन और चंद्रमा विधि बेहद कुशलता से काम करती है, और उसके बुनियादी कौशल में वृद्धि हुई है, यहां तक कि एकाग्रता भी शामिल है। कठिन कौशल 985, सॉफ्ट स्किल्स 997, हल्कापन कौशल 979, सांद्रता 954। एकाग्रता की कमी के अलावा, जो उन लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है जो लंबे समय से आत्मा के मार्ग का अध्ययन कर रहे हैं। अब यहां तक कि बाय लियान, जो 9 क्लेशों का एक सेंक्सियन है, में लड़ने की शक्ति है। यदि वह 2 और परी पत्थर खा ले, तो उसे लगा कि वह मानव और अमर के बीच की बाधा को छू सकेगी। सीमाओं से परे।
इस समय यदि तीसरी कनिष्ठ बहन को फिर से खींच लिया जाए, संभवतः वह तुरंत ही परी बन सकेगा। बाय लियान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। इस तरह की बात सोचना ठीक है। आखिरकार वह कभी भी इस बात से इनकार नहीं करती है कि वह एक महिलावादी है, लेकिन वह इसे अंधाधुंध तरीके से नहीं कर सकती है। अन्यथा खेल में उसके और वरिष्ठ बहन बाई के बीच क्या अंतर है? बाय लियान ने सिस्टम बंद कर दिया और चुपचाप खिड़की के बाहर बारिश को देखने लगा। यदि कोई व्यक्ति इस निरंतर वर्षा को देखे तो उसके हृदय में उदासी कैसे उत्पन्न हो सकती है? सौभाग्यवश इस दुनिया में आने के बाद से वह कभी अकेली नहीं रही। चाहे मास्टर उसे कितना भी अनदेखा करे, वह चुपके से उस पर एक दो नजरें डाल ही लेते थे। अपनी याददाश्त वापस पाने के बाद वह अपनी छोटी बहनों के साथ रहने लगी। अगर मैं सचमुच अकेला हूं, तो मुझे डर है कि मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा जहां मैं अभी हूं। उसने धीरे से दूसरी जूनियर बहन के गर्म पैरों को सहलाया। उसे यह स्वीकार करना होगा कि वह एक ऐसी व्यक्ति है जो अकेले रहने से बहुत डरती है। भारी बारिश की एक रात के बाद बाय लियान ने दूसरी कनिष्ठ बहन को जगाया और उसने अमृत भेजने से पहले दूसरी कनिष्ठ बहन और अपने लिए सावधानीपूर्वक कपड़े पहनाए। सीधे ही ले लो, जियो जिनसे ने बिना किसी हिचकिचाहट के तियानहान बनिंग स्वॉट गोली निगल ली। चलो वापस चलते हैं। बाय लियान ने दूसरी छोटी बहन का हाथ पकड़ा और पीछा करने वाली बादल नाव में प्रवेश किया। उड़ने वाली नाव पूर्व की ओर जा रही थी। जियो जिनसे केबिन में अमृत को परिष्कृत कर रहा था, समय समय पर बाय लियान को देख रहा था। बाय लियान पीछे मुड़कर मुस्कुरा रहा था और ज्यादातर समय वह पोर्टहोल के बाहर बादलों को देख रहा था। इस समय उसे अंततः लगभग 1 महीने के बाद किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय से जवाब मिला। यह पता चला कि किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय पीछे हटने और उसकी चोटों को ठीक करने के लिए बाहर आया था। भविष्य का दर्पण वास्तव में ताइक्सुआन ताओवादी के पूर्वजों द्वारा उठाया गया एक जादुई हथियार है। बाय लियान ने सिर हिलाया। इस चीज का इस्तेमाल वास्तव में उन्होंने डीजी और जू पैन को धोखा देने के लिए किया था। ताइशुआन दाओमेन ने शायद कोशिश करने के इरादे से ही ऐसा किया होगा। आखिरकार भविष्य का दर्पण बहुत टूटा हुआ है और वह ज्यादातर लोगों का भविष्य नहीं बता सकता। अगर इसे चाटना नहीं आता तो बाय लियान ने इसे बहुत पहले ही कुचल दिया होता। बाय लियान ने तुरंत थरी लाइव स्मारक के बारे में पूछा। मैं पिछले कुछ दिनों में यंगजो गया था। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सम्राट बाय लियान और आपकी दूसरी कनिष्ठ बहन ने यंगजो में जो किया वह पूरे पूर्वी देव महाद्वीप में फैल गया है। आप संत बनने के योग्य हैं। बाय लियान पहले से ही इस तरह की प्रशंसा के प्रति उदासीन थी। इस अध्याय का अंत। TOC ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1079। वह सीधे मुद्दे पर आ गई। मुझे वहां खबर मिली जिसमें कहा गया था कि अलौकिक राक्षसों ने ताइक्सुआन दाओमेन पर हमला इसलिए किया था ताकि थरी लाइव्स मॉन्यूमेंट को ढूंढा जा सके। किंगक्सुआन जियानजोग जवाब देने से पहले कुछ देर चुप रहा। बहुत समय पहले ऐसी अफवाहें थीं कि भविष्य का दर्पण विश्व स्मारक के टुकड़ों से बनाया गया था, लेकिन इस अफवाह की लंबे समय तक पुष्टि नहीं हुई है। बाय लियान तुरंत चौंक गई। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अलौकिक दानव का अगला लक्ष्य वह है? मेरी राय में सम्राट बाय लियान की प्रतिष्ठा के कारण वे अमर द्वार को बचाने की योजना नहीं बनाएंगे, बल्कि याओची के पवित्र पर्वत पर अपनी नजरें गड़ाएंगे। मैं ये कैसे कहूं? भविष्य के दर्पण एक जोड़ी है और दूसरा अब याओची पवित्र पर्वत में है। मैं समझता हूं। याद दिलाने के लिए धन्यवाद सीनियर। भविष्य के दर्पण के 2 टुकड़े हैं। वह इसके बारे में बहुत पहले से जानती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा टुकड़ा याओची के पवित्र पर्वत पर होगा। किंगशुआन तलवार संप्रदाय के अनुसार इसे ताइशुआन दाओमेन के पूर्वजों ने भेजा था। तो अलौकिक दानव का अगला लक्ष्य है। चलो पहले कियोगमिंग चोटी पर वापस चलते हैं। बाय लियान ने याओची पवित्र पर्वत पर जाने से पहले एक छोटा सा विश्राम लेने की योजना बनाई। वह दूसरों की तुलना में अधिक तत्परता से परलोक स्मारक प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसकी योजना पूरी तरह से बाधित हो गई। वह कमजोर दूसरी कनिष्ठ बहन को बिस्तर पर ले गई और फिर गुरु से मिलने गुफा में चली गई। मालिक बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। जैसे ही तुम वापस आओगे, शिष्टाचार छूट जाएगा। अगर और कुछ नहीं है तो पहले वापस जाकर आराम कर लो। बाय लियान ने जल्दी में जवाब नहीं दिया। उसने पहले कुछ नजरें डाली। मास्टर, आप हर समय क्यों झुके रहते हैं? मुझे हमेशा लगता है कि आज के मास्टर में कुछ गति की कमी है। मैं चाहता हूं कि आप प्रबंधन करें। एन लैन ने गुस्से से शाप दिया।
उद्धरण चिन्ह। बाय लियान कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन एन लेन ने उसे सीधे बाहर निकाल दिया। बांस के जंगल के खुले स्थान में वह सिस्टम टास्क को देखती रह गई जो अचानक सामने आया था। कार्य 1, गुरु की इच्छा के अनुसार विश्राम के लिए वापस जाएं, यूनलिंग गोली। कार्य 2, गुफा में वापस जाओ और कारण पूछो, एकाग्रता जोड़ 1। यह कोई विचारणीय बात नहीं लगती, है ना? उसने निर्णायक रूप से दूसरा कार्य चुना, फिर मुड़कर गुफा में चली गई। गुरुजी, मुझे अभी भी कुछ पूछना है। छेद में बाय लियान ने अपना मुंह बंद कर लिया और अन लेन को घूरने लगी, जो अपने पेट को पकड़े हुए थी और गेंद की तरह मुड़ी हुई थी। मालिक, आपको क्या हुआ? आश्चर्य से चीखने के बाद वह सीधे ऊपर की ओर दौड़ी। अध्याय 11, विद्रोही। मैं बस नहीं चाहता कि तुम चिंता करो 5K। एन लेन ने अपना सिर रजाई में छिपा लिया, और उसे तब तक पता नहीं चला कि आसपास कोई है जब तक बाय लियान का हाथ उसके कंधे पर नहीं पड़ा। मुझे जाने दो। उसने बाय लियान की बांह छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पहले की तुलना में उसकी आवाज में कोई आभा नहीं थी, और उसका हाथ केवल आधा फुट ऊपर उठा और फिर कमजोर होकर नीचे गिर गया। बाय लियान की भौहें नदी के आकार में सिकुड़ गईं। केवल उस समय के दौरान जब वह कमजोरी के दौर में फंसा हुआ था, स्वामी इतना कमजोर होगा, है ना? लेकिन समस्या यह है कि उसने स्पष्ट रूप से परिपत्थर ढूंढ लिया है जो स्वामी को कमजोर अवधि से बाहर निकलने में मदद करेगा। हिलना मत, मुझे देखने दो। बाय लियान पत्थर के बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और मास्टर को खींचने का इशारा किया। मैं ठीक हूं। एन लेन, जो पत्थर की दीवार की ओर मुंह करके खड़ी थी, अभी भी जिद्दी थी। उसका दाहिना हाथ रजाई के कोने को कसकर पकड़े हुए था, जिससे वह स्पष्ट रूप से बहुत असहज दिख रही थी। लेकिन जब बाय लियान उसके पास पहुंची, तो उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए और बिस्तर में घुस गई, लेकिन वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। बाय लियान का बड़ा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। अंत में उसने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया, क्या मास्टर मुझसे नफरत करते हैं? हवा में खट्टी गंध आ रही थी। एन लेन का शरीर 2 बार हिला। ज्यादा मत सोचो, मैंने अभी बहुत ज्यादा खा लिया और अपना पेट खराब कर लिया, बस आराम करो। बाय लियान के मुंह का कोना फड़क उठा। झूठा। क्या आप अपनी साधना के आधार पर अब भी ऐसा भोजन खा सकते हैं जो आपके पेट को खराब कर दे? यदि यह वास्तव में अंधाधुंध खाने के कारण हुई समस्या है, तो यह निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में ठीक नहीं हो पाएगी। स्वामी पीछे मुड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए बाय लियान ने अपने जूते उतार दिए और स्वामी के बिस्तर पर चढ़ गया। यहां मत आओ। अपने पीछे हलचल महसूस करते हुए एन लेन की आवाज अचानक घबरा गई। लेकिन अब उसके लिए कुछ करना मुश्किल है, और वह बाय लियान के हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। वह केवल चुपचाप ही कष्ट सह सकती थी। चाहे बाय लियान ने अपना हाथ उसकी जांघों के बीच से डाला हो, उसने उसे ऐसे पलट दिया जैसे वह किसी बच्चे को पकड़े हुए हो। विद्रोही, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? एन लेन ने हताश होकर अपना सिर अंदर की ओर घुमाया, मानो वह नहीं चाहती थी कि बाय लियान उसकी शर्मिंदा सूरत देखे। इस समय वह बाय लियान की गोद में बेहद असहनीय मुद्रा में बैठी थी। निश्चित रूप से बाय लियान का उत्तर सरल और स्पष्ट था। अब उसके दिल में कोई बुरी नीयत नहीं है। हालांकि उसने जो किया वो थोड़ा हटकर है, पर उसने तो और भी ज्यादा घिनौना काम किया है, इसलिए इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। एन लेन के मंदिरों से बालों को हटाने और एन लेन के पेट को छूने के बाद बाय लियान का चेहरा अचानक बदल गया। मास्टर, आप अभी भी कहते हैं कि आप ठीक हैं? उसकी हथेलियां क्रिस्टल जैसे साफ पसीने से तर थीं, जिनसे एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। गंभीर दर्द के कारण प्रतिष्ठित अमर्त्य नजुन को पूरे शरीर से पसीना आ रहा था, मानो उसे पानी से बाहर निकाला गया हो। एन लेन ने कुछ बार संघर्ष किया, लेकिन छूटने में नाकाम रही। इसके बजाय उसके ढीले कपड़े उसके कंधों से फिसल गए, जिससे उसके चिकने, नाजुक कंधे और नाजुक कॉलरबोन दिखने लगे। एक क्षण में गुलाबी चमक फैलने लगी। ये, मैंने कहा था ना, कोई गंभीर बात नहीं है। वो हल्के से हाँफते हुए बोली, बस पेट खराब है। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मैं जाने नहीं दूंगा। आज का बाय लियान अत्यंत कठोर है, शायद इसलिए क्योंकि उसे यह एहसास है कि मास्टर में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं है। एन लेन दर्द से चिल्लाया, आराम करो, मुझे तुमसे दुख हुआ है। न केवल उसकी कलाई, बल्कि उसके नितंब में भी चोट लगी। वह भी कई वर्षों से इस पत्थर के बिस्तर पर सोती रही है, और आमतौर पर उसे कुछ भी गलत महसूस नहीं होता, लेकिन आज वह हर जगह बहुत असहज महसूस कर रही है। बाय लियान ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया, और एन लेन रेंग कर दूर जाने का अवसर लेना चाहती थी, लेकिन बाय लियान ने उसे अपनी तीव्र आंखों और हाथों से गले लगा लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे जल्दी से जाने दो।
संघर्ष करते हुए एन लैन ने बलपूर्वक बाय लियान की बाह को धक्का दिया। कोई मजाक नहीं, असहनीय बाय लियान अंततः चिल्लाया। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1080। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई और चिल्लाने के बाद वह हौंफने लगी। एन लैन भयभीत लग रहा था। कुछ देर के लिए गुफा में सन्नाटा छा गया, केवल दीवार पर लगी मोमबत्तियां अभी भी टिमटिमा रही थीं। एन लैन के शरीर से टपकते पसीने ने बाय लियान के मोजे गीले कर दिए। थोड़ी देर बाद बाय लियान, जिसका चेहरा शांत हो गया, ने मालिक को घुमाया और उसका सामना अपनी ओर किया। एन लैन अभी भी मूड में लग रही थी, हालांकि उसने अपना शरीर घुमा लिया, फिर भी उसने अपना सिर झुका लिया और बाय लियान से आंखें नहीं मिलाईं। थोड़ा नखरे दिखा रहे हो, है ना? महत्वपूर्ण क्षणों में भालू बच्चों से निपटने के लिए आपको उनके साथ कठोरता से पेश आना होगा। दोनों हाथों से दबाव डालते हुए बाय लियान ने एन लैन का सिर सीधा किया। हथेली से दबाए जाने पर हथेली के आकार का चेहरा वास्तव में इस समय मोटा लग रहा था। भौहों के बीच का लाल निशान एक नाजुक फूल की तरह था और पानी से कटी आंखों की जोड़ी असंतोष और अनिच्छा से भरी हुई थी। अपने प्रशिक्षु द्वारा प्रताड़ित, अपने प्रशिक्षु के हाथों में पकड़ा गया और बेतहाशा छेड़ा गया। बैंग बैंग घोंसला, एन लैन ने अस्पष्टता से कहा। बाय लियान ने धीरे से अपना दाहिना हाथ हटा लिया और फिर अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से चिकने गाल को धीरे से सहलाया। क्या इसी वजह से आप नहीं चाहते कि मैं इसे देखूं? बाय लियान ने धीरे से पूछा। उसकी उंगलियों ने जो दबाया था वह एक अजीब काला पैटर्न था। वह ये जानती है, उस समय सी युनशान पर भी स्वर्गीय जादू का हमला हुआ था, जिसके कारण उसके शरीर पर भी ऐसी ही रेखाएं थीं। एन लैन ने कहा, यह आपका कोई काम नहीं है। बाय लियान ने कहा, मास्टर, पहले मैं आपके लिए जांच कर लूं। एन लैन ने तुरंत मना कर दिया। विद्रोही, तुमने जो किया है वह नियमों का उल्लंघन है। अगर तुमने अपने स्वामी को धोखा देने और अपने पूर्वजों को नष्ट करने की हिम्मत की तो देर सवेर तुम्हें स्वर्ग से दंड मिलेगा। बाय लियान ने कहा, तो मैं अंकल यान से कहूंगी कि वे आकर आपके लिए इसकी जांच करें। यह नियमों के खिलाफ नहीं होगा, है ना? नहीं चाहिए। नकारात्मक शब्द निकले। बाय लियान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह हंसने के मूड में नहीं थी। लगता है मुझे अभी भी आना है। उसने कुशलता से एन लैन को बिस्तर पर लिटा दिया। इससे पहले कि एन लैन प्रतिक्रिया दे पाती, उसने अपनी पोशाक ऊपर उठा ली, जिससे उसका कसा हुआ पेट दिखने लगा। आप। एन लैन दर्द से हौंफने लगी, उसके छोटे पैर पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं गुरुजी, पहाड़ पर लौटते ही आपने खुद को अंदर बंद कर लिया। बाय लियान ने अपनी ठंडी तर्जनी उंगली को फैलाया और एन लैन की नाभि के चारों ओर एक घेरा खींच दिया। चमकदार निशान बिल्कुल सी युनशान के जैसा ही था। एन लैन, जो ठंडक से उत्तेजित थी, बेचैनी से तड़प उठी, लेकिन वह बाय लियान के संयम से छुटकारा नहीं पा सकी, बल्कि उसे और भी अधिक पीड़ा महसूस हुई। यह प्रशिक्षु वास्तव में गलत है। अतीत में वह निश्चित रूप से उछलकर बाय लियान को गड्ढे से बाहर फेंक देती थी, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी बंदूक फेंकती है। अब वह केवल कमजोर स्वर में चिल्ला सकती है, मत छुओ। बाय लियान ने उसकी बात नहीं सुनी और उसका हाथ फिर से बाईं ओर खिसक गया, जहां आधी उंगली चौड़ा एक गोलाकार घाव था, जो काली आध्यात्मिक शक्ति के क्षरण के कारण ठीक नहीं हो सका। क्या इसीलिए दर्द होता है? बाय लियान ने सभी लोगों से फूल खिलने की कला का उपयोग किया, लेकिन उपचार पद्धति जो आमतौर पर अजेय होती है, इस बार बिल्कुल भी नहीं खिली और घाव को छूते ही आध्यात्मिक शक्ति बिना किसी निशान के ढह गई। तब समस्या बड़ी हो जाती है। बाय लियान ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। उसके हाथ में जो उपचारात्मक अमृत था वह निम्न गुणवत्ता का था और बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। क्या तुमने पर्याप्त स्पर्श किया है? अचानक एक हल्की ठंडी आवाज बाय लियान के कानों में पड़ी। बाय लियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। नहीं। फिर भी उसने अपना हाथ हटा लिया। एन लैन ने बाय लियान की ओर देखा। अब जब तुमने इसे देख और छू लिया है, तो अब जाने का समय हो गया है। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। वह इस समय कैसे जा सकती थी? क्या मास्टर ने क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? एन लैन ने कुछ नहीं कहा। बाय लियान ने इसे उसकी सहमति के रूप में लिया। क्यों? एन लैन ने इस बारे में बात करने से परहेज किया। परग्रही राक्षसों की ताकत तुम्हारी कल्पना से कहीं परे है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उन्हें हराना नामुमकिन है। अब उन्हें और मत भड़काओ। बाय लियान ने सिर हिलाया। मुझे पता है। महायुद्ध से गुजरने के बाद भी वह जातीय समूह जो कबीले का सफाया नहीं करता था और समय समय पर अस्तित्व की भावना प्राप्त करने के लिए बाहर भागता था, कैसे हो सकता है?
लेकिन अब समस्या यह है कि चूंकि वह अतीत और वर्तमान की धरोहरों को अपने साथ लेकर चल रही है, इसलिए यदि वह कुछ नहीं करेगी तो देर सवेर उन्हें निशाना बनाया जाएगा। लेकिन अभी ऐसी बातें करने का समय नहीं है। बाय लियान ने कहा, गुरुजी, चूंकि यह चोट क्षेत्र के बाहर से आए एक स्वर्गीय राक्षस द्वारा छोड़ी गई है, इसलिए मैं जूनियर भाई चेन को अभी यहां आने के लिए आमंत्रित करूंगा। बेकार काम करने की कोई जरूरत नहीं है। एन लेन ने बाय लियान को रोका, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, मुझे सामान्य होने के लिए बस कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। वास्तव में बाय लियान ने सीधे एन लेन को देखा, यह न जानते हुए कि यह अपराध बोध के कारण था या इसलिए कि उसका पेट और कंधे हर समय खुले रहते थे। एन लेन ने अपना सिर थोड़ा सा घुमा लिया। असली बाय लियान ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। एन लेन, जिसका हाथ हिलाया गया था, उसकी आंखों में एक भयंकर भाव था और उसके दांतों पर एक ठंडी रोशनी झलक रही थी। आपके और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बाय लियान ने नीचे देखा, उनमें से कोई भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद बाय लियान ने पूछा, गुरुजी, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? एन लेन ने गुस्से से जवाब दिया, नहीं। क्योंकि उसने बहुत जोर से बोला था, वह दर्द से फिर मुस्कुराने लगी। बाय लियान ने कुछ देर सोचा, फिर झुककर एन लेन को उठाया और उसे अपनी छाती पर पीठ के बल बैठा लिया। आप क्या कर रहे हो? एन लेन चिल्लाया। बाय लियान ने कहा, इस तरह मास्टर को इतना दर्द नहीं होगा। ये कैसे संभव है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? कम से कम आप हर समय दर्द पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सचमुच प्रभावी प्रतीत होता है। एन लेन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अंततः बाय लियान के गलत काम का बदला नहीं लिया। इस तरह बैठना असुविधाजनक है। ये है, एन लेन ने फुसफुसाते हुए कहा, वापस। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को अचानक एहसास हुआ। वह थोड़ा आगे की ओर झुकी, मानो पिनबॉल खेल रही हो। इससे एन लेन चिढ़ गई। यदि आप एक और कदम आगे बढ़ाते हैं तो मैं करूंगी, मैं आपको अच्छा दिखाऊंगी। बाय लियान रुकी। गुरुजी, अगर आपको इस तरह बैठने में असुविधा महसूस हो रही है तो अपना आसन बदल लें। कौन सा पोज? आमने सामने। इस अध्याय का अंत। TOC।